नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की। बिहार के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को वहां काउंटिंग होगी, क्योंकि देश में सभी की निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं। पहली मर्तबा 243 आईएएस अधिकारी जिन्हें ऑब्जर्वर लगाया गया है, पहले 2 सीट के बीच में एक लगा दिया जाता था, वो सब बिहार के बाहर के होंगे। 8 अन्य राज्यों की विधानसभा के बाई इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया गया है। सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। खैर, लेकिन हर राजनीतिक दल की अपनी कवायद है, अपनी मेहनत है। उसका फल 14 नवंबर को पता चल पाएगा। लेकिन इस बार महागठबंधन और एनडीए के साथ साथ जन स्वराज पार्टी पे भी निगाहें रहेंगी कि प्रशांत किशोर, जो इलेक्शन मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं, वो खुद की पार्टी के लिए क्या गुल खिला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर यूं बात करें तो अभी जन स्वराज पार्टी ने अपने कुछ प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन दूसरे दल, या यूं कहूं कि गठबंधन, अलायंस, उनके अभी प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। और वो भी एक इलेक्शन से पहले का एक बड़ी कवायद देखी जाएगी कि वाकई ही लोग टिकट लेकर के जिनको नहीं मिलता है उनका क्या रुख रहता है। क्या वाकई उनके साथ में जुड़ेंगे, या फिर पार्टी के लिए काम करेंगे, या दूसरे दल को तलाशेंगे। तो हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सैटरडे को भी हमारे साथ एक पारी खेली रविकांत जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वंदना भारती जी जन स्वराज पार्टी से हमारे साथ में जुड़ी हैं। मुकेश नंदन जी हमारे साथ भाजपा से होंगे, और राज छवि हमारे साथ में कांग्रेस से होंगे। मैं रविकांत जी आपके पास में आना चाहूंगा। बिहार के इलेक्शन पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार जनता देखना चाहेगी। मसलन प्रशांत किशोर की पारी की बात होगी, नीतीश बाबू के सुशासन की पारी होगी, क्योंकि 20 साल से ज्यादा का सफर वो तय कर चुके हैं। क्या वो एक बार फिर दाव खेलेंगे, या बीजेपी अपना नेता बनाएगी? चेहरों की क्या कमी होगी? तो मैं छोटा सा एक ब्रीफ चाहूंगा कि इलेक्शन के बाद की क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है वहां पे। देखिए, इलेक्शन से पहले तो जो जिस चीज का इंतजार था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे अब तो जारी कर दिया 6 और 11 नवंबर को। तो अब यहाँ पर जो पर्व त्योहार है वो सब समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन होगा। तो ये एक जो असमंजस और भाग दौड़ के बीच जो चुनावी प्रक्रिया की चीजें थी, तो वो अब पर्व त्योहार के बाद होगा। तो ये चीजें, और पहले जो लंबा चुनाव चलता था, मतलब 6 चरण 7 चरणों में, वह इस बार 2 चरणों में होगा। यह एक कह सकते हैं कि लोगों के लिए परेशानी जो होती थी, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहां पर परेशानी होती थी, अब यहाँ पर वैसा होता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि इससे बड़े स्टेट में एक एक तारीख में या एक ही दिन चुनाव हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की इसमें कह सकते हैं कि तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर पहले तो। उसके बाद जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के लिए जो चुनौती बनने वाली बातें हैं, जैसे अब जिन पार्टियों के पास जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या जो नई नई पार्टियां हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल फिगर इतने ज्यादा नहीं होंगे। तो उससे वहां पर समस्या ये आएगा कि अब वो एक ही बार में कैसे इतना रूट कवर करेंगे, और इतनी चीजों पर कैसे तमाम जगहों पर वो उपलब्ध होंगे। यह सीधे तौर पर कहें तो वो अचानक एक उनके लिए पूरी सेटअप में सेट होना। क्योंकि पहले जैसे 6 चरण में होता था, तो भाई 40 विधानसभा हो गया, तो बाकी जगहों के प्रचार में उनको आसानी पड़ जाती। तो इसमें जो एक चीजें कह सकते हैं कि एनडीए के लिए प्लस पॉइंट है कि उनके पास नेता अधिक हैं। अब जैसे कांग्रेस के पास, उनके पास भी नेता अधिक हैं, राजद के पास भी हैं। बाकी और जो पार्टियां होगी, जैसे जदयू हो गई, जो पहले से चलते आ रही है, उनके पास जो नेता हैं वो अपनी रहेगी। इसके अलावा जो और भी पार्टियां होगी, उनके ज्यादा नेता ज्यादा विधानसभा में जा नहीं पाएंगे। और जब वो ज्यादा विधानसभा में जा नहीं पाएंगे, तो उनका असर वो जनता में होगा। जो एक बातें जो मोटा मोटी समझ में आ रही है, वह इसमें ये चीजें महत्वपूर्ण हो सकती है। योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें 2020 की, तो 3 चरण में मतदान हुआ था। इस बार 2 चरण में मतदान हो रहा है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी, उसके साथ में सुरक्षा बल, तमाम चीजों को देखते हुए एक स्टेट में इलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि 2 चरण इनफ है वहां पे। वंदना जी आपके पास में आना चाहूंगी। आपकी पार्टी का 1 साल का सफर पूरा हो चुका है, और उसके साथ ही मैदान जंग अब तैयार है लोकतंत्र की, जिसमें आप लोगों को तैयारी के साथ में उतरना है। तो क्या कुछ कहेंगे? किसी के साथ अलायंस की कोई संभावना है, या फिर जनसुराज अपने दम पे चुनाव लड़ेगा?
नमस्कार सर। अलायंस की तो कोई बात नहीं है, जैसा कि हमारे पार्टी प्रमुख ने कहा है कि हम सभी सीट पर एक साथ प्रत्याशी को उतार रहे हैं। जी। और अगर हमें कम भी वोट आता है, मान लीजिए, हालांकि हमें उम्मीद है कि अच्छी खासी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमारी बात को समझ रहे हैं। लगातार 1 साल से हम क्षेत्र में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नेता हैं वो लगातार लोगों के, आम जनता के संपर्क में हैं। जो चुनावी मौसम में रोड पे उतरते हैं और उनके बरक्स जब हम जनता के बीच रोड पर जाते हैं तो वो संपर्क, उसका फल चुनाव वाले दिन तो दिखेगा वोट में। जी मुझे लगता है कि हमें किसी से अलायंस की जरूरत नहीं है। जी, देखिए, अगर यूं बात करें तो 37% वोट पिछली बार एनडीए और महागठबंधन को गया था। सीट जरूर अगर हम बात करें तो दोनों की 125 एनडीए और 110 महागठबंधन की रही। 26% जो मतदान किया, जिन लोगों ने मत अलग छोटी छोटी पार्टियों में, दूसरी पार्टियों में जो डिवाइड हुआ, आपका क्या मानना है, कहां से वोट आपको शिफ्ट होगा? सर, हमारे यहाँ मेरी पार्टी किसी खास विचारधारा या किसी खास जाति विशेष के लिए नहीं है। जी मुझे लगता है कि हम उतने ही प्रोग्रेसिव हैं, हम उतने ही सबमिसिव हैं। और आम जनता की जो आवाज है ना, मसलन कि पलायन है, जो जो आम समस्या है, जो हाशिए के लोगों की समस्या है, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। जी और वह किसी खास जाति विशेष के लिए नहीं है, खास समुदाय का यह मुद्दा नहीं है, पूरे पूरे बिहार का यह मुद्दा है। तो पूरे पूरे बिहारियों से हमें आशा है कि वो हमारे लिए वोट करेंगे, और वह यह होना तय समझिए होगा। महिलाएं भी आएंगे, पुरुष जो हाशिए के लोग हैं वह भी आएंगे, क्योंकि पलायन उनके लिए भी मुद्दा है जितना कि एक गरीब सवर्ण के लिए जो समस्या है पलायन, वही समस्या एक दलित जाति के लिए भी है। तो इसमें हमें वो जो वोट शिफ्टिंग, जो जाति वाली चीज दिखाई जाती है ना, जो डराया जाता है कि ये एक खास जाति विशेष के हैं, या हमारे प्रमुख के नाम के आगे जो एक सरनेम चिपका दिया जाता है, बार बार लोगों को डराने की कोशिश की जाती है, यह डर मुझे लगता है कि बेकार की चीज है। यह एक मोबिलाइजेशन की कोशिश वो लोग कर रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। समस्या यह है कि उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा हमारे खिलाफ, कि इनको जाति के आधार पे बांट दे, इनको धर्म के आधार पे बांट दे, या इनको किस आधार पे हम बांटने की कोशिश करें। खासकर युवा वर्ग में गजब का उत्साह है। मैं खुद 6 साल से हूँ बिहार में, और मैं देख रही हूँ कि जो युवा हैं, जो आम भुक्तभोगी हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो बाहर जाके एक रूम में 20-25 लोग रह रहे हैं। अभी आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप जान रहे हैं कि दिल्ली में जो कवरेज हो रहा था, तो जब पत्रकार गई तो उसके पत्रकार के सामने, लाइव टीवी के सामने, किस तरीके से उसको दुरदरा के उससे बात की गई। तो उसकी जो पीड़ा है, वो पीड़ा कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट होगी सर, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आप पब्लिक की प्रॉब्लम को कैसे वो फेस कर रही है उसको धरातल पे लेके आ रहे हैं, उसी से लगता है कि ना आपका पोलराइजेशन इश्यू है, ना कोई जातिवाद का इश्यू है। मेजर इश्यू है कि जनता जिन चीजों को लेकर के चाहती है कि उनको अभी तक किसी ने छुआ नहीं है, वो वोट जो है वो आपको शिफ्ट होगा। मैं, चलिए रविकांत जी आपके पास, किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। जी, मैं रविकांत जी आपके पास में वापस आना चाहूंगा। जनसुराज पार्टी का अपना एक एजेंडा है, वो ना जातिवाद की बात कर रही है, ना किसी धर्म की बात कर रही है। उनका अपना एजेंडा है कि बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, बिहार के युवाओं को परेशानी क्या है, ये तमाम चीजें। 243 सीट पे चुनाव भी लड़ रही है, और कहा गया है साफ कि हम खुल करके और जनता के बीच में जा रहे हैं, पूरे 1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पे निगाहें जो सबकी टिकी हुई होंगी, वो मैं इस वजह से आपसे जानना चाह रहा हूं, बंगाल हो चाहे दूसरे राज्यों, कई जगह उन्होंने कई पार्टियों के लिए चुनाव की व्यूह रचना रची है, और यहाँ खुद अपने लिए अब एक जाजम बिछा रहे हैं। वो यूं कहूं कि एक अपना प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं, बना रहे हैं। उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा उनके साथ में, जैसे कि अभी वंदना जी दावा कर रही हैं कि उनके साथ में लोग जुड़ेंगे? जी, प्रशांत किशोर जिस प्रकार से वो दौरा कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो नेताओं की पोल खोल कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर आम लोगों में एक संदेश जा रहा है कि बिहार में करप्ट नेताओं की भरमार है। तो उनका नाम तो हो रहा है जन जन में, जैसे लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, या
रामविलास जी, ये सुशील मोदी जी, इन सभी का नाम जैसे जन जन तक जाने में जो एक बहुत ज्यादा समय लगा था पहले 20 साल 30 साल, वो इस सोशल साइट के दौर में एक ऑप्शन रखने में वह कामयाब हो गए हैं प्रशांत किशोर। कई जगहों पे लोग जान रहे हैं कि अरे ये तो जो काम पत्रकारों को बिहार में करना चाहिए था वह काम प्रशांत किशोर ने किया। कि कई लोगों को जिस प्रकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाए, या जो लोग ज्यादा जमीन पैसा और बाकी चीजें बनाए, वो काम प्रशांत किशोर ने आसानी से की है। मगर आप उसको चुनाव में और इलेक्शन में उसको कन्वर्ट करा लीजिए वोट में, यह थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी होगी, क्योंकि बूथ तक उनको वोटर को खींच कर लाना होगा, जो आसान नहीं होगा प्रशांत किशोर के लिए और कोई भी नई पार्टी के लिए, और बिहार में खास करके। अब वो एग्जाम्पल देंगे कि दिल्ली में ऐसे हो गया, जातिगत आधार पे देश में मोदी को चुना, तो भाई भाजपा कोई 2-3 साल बनाई हुई पार्टी नहीं थी। जब वो नई नई पार्टी आई थी तभी वो 2 सीटें जीती थी और काफी मत प्रतिशत उनका ये था। तो जनसुराज के लिए जमीन पर ठीक है, उनके लोग तैयार हो गए हैं, कैडर बन गए हैं, अभी चुनाव का समय है तो टिकटार्थी बहुत ज्यादा हो गए हैं। इन सभी चीजों को ये प्लस पॉइंट है उनके लिए, मगर बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क डाल देंगे सरकार बनाने में, बिगाड़ने में। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ सीटों पर, जैसे 2 दर्जन सीटों पर ये अंदेशा है कि वो एनडीए के नुकसान पहुंचाएंगे। कई दर्जन पर, 1 आध दर्जन पर आपको महागठबंधन को परेशानी कर देंगे, क्योंकि जब वह भी सीटें जाति पाति और धर्म मजहब के आधार पर ही देंगे। ऐसी बात नहीं होगी कि वह नालंदा जिला से कोई आरक्षित सीट है तो वहां से उस जाति का बहुलता है तो उस जाति को नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। वो तो भाषण में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना अलग होता है। जब विधानसभा के उम्मीदवार की लिस्ट तैयार कर रहे होंगे तो जाति उसमें एक फैक्टर है। और बार बार जो ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे उनकी जाति के दे दिए, तो वहां पर उम्मीदवार जब भाजपा के चुने जाते हैं तो वह भी जाति पाति देखकर ही चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से विश्वव्यापी उनका चेहरा बना है, तो वह एक सदी में कुछ ऐसे नेतृत्व करता आते हैं कि उनके लिए लोग हो जाते हैं। और उनका एक चेहरा ब्रांड हिंदुत्व का है, कोई जाति का नहीं है। वह अगर जाति के नेता होते तो वह देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो ये कुछ बातें हैं जो जनसुराज के लिए मतलब समझाया जाना चाहिए। और जनसुराज के लिए एक सवाल होगा, अगर हम चेहरे की बात करें तो भाजपा के लिए तो नरेंद्र मोदी ही एक चेहरा कहा जा सकता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से एग्री करते हैं जी, सहमत हैं। तो उन्हीं के नाम पे पूरी तरह से इलेक्शन कैंपेन रहेगा कि नीतीश कुमार और सुशासन बाबू और डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी के नाम पे आप वोट डालिए, तो यही एक एजेंडा रहेगा एनडीए का। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी में वो कैपेसिटी है कि वो वोट ट्रांसफर करा लेंगे अपना। उनका जो भाग भंगिमा है, मित्रों भाइयों एवं बहनों, वो जिस प्रकार से आएंगे जब चुनाव प्रचार, जब तूफानी चुनाव प्रचार हुआ करते हैं, तो फिर उनके तारीफ का हम विषय या बातें नहीं कर रहे हैं। वो जिस प्रकार से फिर इलेक्शन मोड में जब भाजपा आती है या आ गई है, तो वह बकसने के मूड में नहीं होती है विपक्षियों को। वह काफी जोरदार हमला मोदी करते हैं। वह बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है कि वो प्रधानमंत्री क्राइटेरिया मेंटेन करेंगे और बाकी चीजें। वह विपक्षी को मात देना है तो मात देना है, वह उस उद्देश्य से आते हैं। और उनका चुनाव प्रचार हम लोगों ने देखा है और क्रेज लोगों के लिए देखा है, वह अभी तक बहुत ज्यादा घट गया है, ऐसा हम नहीं मानते। नीतीश कुमार एक बड़े बैलेंसिंग फैक्टर हैं बिहार के लिए, और इतने बैलेंसिंग फैक्टर हैं बिहार के लिए कि वह उनकी मर्जी से ही बिहार में, आज भी हम कह रहे हैं कि आज भी उनकी मर्जी से ही यहाँ सरकार बनेगी। वह अभी भी चाहेंगे तो राजद के साथ मिलकर के एक अच्छी सरकार बिहार में बना सकते हैं, इतने बड़े मोदी फैक्टर होने के बाद। ये बड़ी बात आपने कही है कि नीतीश कुमार के सामने जैसे पहले भी ऑप्शन था तो अभी भी एक ऑप्शन रहेगा वो, क्योंकि वोट तो उनका भी अपना है, सरकार में है, लंबे समय उन्हें राजनीति का एक्सपीरियंस है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के फाउंडेशन में नहीं रहेंगे। योगेंद्र जी, अभी भाजपा उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहेगी, चाहे उनकी शारीरिक अवस्था या अस्वस्थता कुछ भी हो। वह इसलिए नहीं परेशान करना चाहेगी क्योंकि नीतीश कुमार के सामने द्वार खुला हुआ है पहले से ही। जी बिल्कुल, और पहले अलायंस में रह भी चुके हैं, तो नीतीश बाबू के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं चलिए वंदना जी का रुख एक बार वापस से करना चाहूंगा। बिहार का सत्ता बिल्कुल, बिहार की सत्ता भी, क्योंकि हम तो बात अभी बिहार के चुनाव पे ही फोकस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ वंदना जी, आपने एक बड़ी बात कही, और जो मुझे लगता है कि इलेक्शन का एजेंडा डेवलपमेंट होना चाहिए, वो विचार आने चाहिए सामने कि हाँ पब्लिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, केवल लोक लुभाऊं वादे नहीं। देखिए, दोनों ही पार्टियां या दोनों ही अलायंस हैं, उनको पब्लिक ने देखा है वहां पे, उनके
सरकार उनकी रही है, आप पे भरोसा करेगी पब्लिक, ये आप लोगों का मानना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 2 बारी खेल करके गए हैं, उन्होंने भी इसी तरह से पूरी एक अपनी रणनीति तय करके और इलेक्शन की जाजम बिछाई, यानी कि उन्होंने एक अपना धरातल तैयार किया, प्लेटफॉर्म बनाया, सरकार बनाई उन्होंने। तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको, कोई चमत्कार का इंतजार है कि या 1 साल के आप लोगों की जो मेहनत है या पहले से मेहनत है, चीजों को आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि वाकई क्या मुद्दे हैं, कहाँ पे जल भराव मुद्दा है, कहाँ बेरोजगारी मुद्दा है, कहाँ राशन मुद्दा है, कहाँ महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी एक्सरसाइज की आप लोगों ने? बिल्कुल सर, आप खुद बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दिए हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब जब कर रहे थे, जो क्रांति उन्होंने करने की कोशिश की, और प्रशांत जी बार बार कह रहे हैं कि हम उस लोक लुभावन क्रांति में नहीं गए हैं। उस समय मैं जेएनयू में थी और दिल्ली मुखर्जी नगर और जेएनयू आवाजाही हमारी होती थी और उसमें भी हमारी भागीदारी रही थी। बहरहाल, अच्छा, वो एक्सपीरियंस क्या आप अब जन स्वराज के साथ में शेयर कर रही हैं? एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही हूँ, एक विद्यार्थी के रूप में हमारी भागीदारी थी। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हम आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, तो हमने देखा था, मतलब अपनी आंखों से हमने उसे देखा था उन चीजों को। मैं वह शेयर कर रही हूँ आपसे। यहाँ बिहार की जो रणनीति है ना सर, जन स्वराज की, वो बिल्कुल अलग है आम आदमी पार्टी से। ये बार बार प्रशांत जी और उदय सर ये बार बार इस चीज को रख रहे हैं कि हम लोग आम लोगों से जुड़ रहे हैं। हम लोगों ने कोई एक बड़ी क्रांति करने की कोशिश नहीं की कि हम रातों रात बदल देंगे, हम ये ले आएंगे। हमने कोई एक ऐसा गांधीवादी नेता चुन लिया और उसके सहारे हम पूरा का पूरा युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी बिल्कुल रणनीति नहीं रही है। हमारी रणनीति बिल्कुल ठोस धरातल से उतरी हुई है कि जो आम लोगों की समस्या है, जो लोग जिन चीजों से जूझ रहे हैं। मसलन कि मैं खगड़िया से हूँ, जब मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हुआ था, आप विश्वास कीजिए, उस समय रेलवे ट्रैक टूट गया था, चूहा ने काट दिया था और मुझे यह लग रहा था, मैं ऑल इंडिया टॉपर थी अपने समय की, और मुझे लग रहा था कि मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगी। तो ये जो लोगों की, आम लोगों की समस्या है ना, जो हमारा क्षेत्र है 6 महीने पानी में डूबा रहता है, तो आप सोचिए कि एक ऐसा पूरा का पूरा ऐसा इलाका, बिहार में भी 2 बिहार हैं। एक बिहार जो चकचक आपको दिख रहा है, नीतीश बाबू ने दिखाया किया हुआ है, और एक बिहार जिस बिहार में हम लोग रह रहे हैं वो पूरा पानी से डूबा रहता है। अभी भी सीमांचल एरिया पूरा का पूरा पानी से डूबा हुआ है, तो उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो उन समस्याओं की बात वहां के लोगों के साथ जाकर जब प्रशांत जी कर रहे हैं या उदय जी कर रहे हैं या हमारी टीम जाके जब बात कर रही है, तो वो ज्यादा हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं, उनकी आम चीजों को हम समझ पा रहे हैं कि स्कूल, जब बच्चे, जो सरकारी स्कूल है वो पानी में डूबा हुआ है 6 महीना, तो किस पढ़ाई की बात कर रहे हैं, किस क्वालिटी एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं? वो बच्चे जो कि डीपीएस में पढ़ेंगे और जिस स्कूल के बच्चे 6 महीने पानी में डूबे रहेंगे, उन दोनों के पढ़ने के क्वालिटी में कितना फर्क होगा। हॉस्पिटल की भी वही समस्या है, आम जनजीवन की भी यही समस्या। आप गांव जाकर देख लीजिए, गांव में युवाएं आपको मिलेंगे ही नहीं। पूरा का पूरा युवाओं का पलायन क्या हो जाता है, वो मजदूरी करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। गुजरात अभी नया नया हब बना हुआ है, हाँ, वो 5,000, 6,000, 8,000 में मजदूरी कर रहे हैं और उनकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। वो छठ में लौटते हैं बेचारे, फिर दूसरे छठ का इंतजार करते हैं। तो यह जो समस्या है, इस मूलभूत समस्या से हम रूबरू हो रहे हैं, और यह हमारा है कि जो आप बाहर जाकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा पलायन तो आपके पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो फॉरेन जाके काम कर रहे हैं। हमारे पास रोजगार नीतीश बाबू ने आज तक वंदना जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं जो आपको समझ पा रहा हूं, आपका कहना है कि बिहार का एक समग्र विकास जैसा होना चाहिए। चमचमाती सड़कें कुछ क्षेत्र में दिख सकती हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे नहीं मिलेगी। पानी का भराव एक बड़ी समस्या आज भी बिहार के सीमांचल क्षेत्र की, मैं मानता हूं। चलिए, हमारे साथ राज छवि जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनके पास में मैं जाना चाहूंगा एक बार। राज छवि जी, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, आप गठबंधन का हिस्सा है, क्या कुछ कहना है, क्या तैयारी मान के चले गठबंधन की, और इस तारीख के ऐलान पर क्या रिएक्शन आपका? जी राज छवि जी हमारे साथ फोन लाइन पे, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वहां कुछ मिल रही है। मुद्दा है कि देखिए, बिहार में लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए इन लोगों ने दो तरीके से इन लोगों ने डिजाइन किया है, चुनाव आयोग ने, कि 2 सेगमेंट में चुनाव को खत्म कर दिया जाए और 14 तारीख को फाइनल रिजल्ट भी आने को कहा है।
लोकतंत्र के इस पर्व में बिहार की जनता जो 20 सालों से 20 सवालों के साथ झेल रही थी एनडीए की गवर्नमेंट को और पलटू चाचा को, मुद्दा है कि अब कहीं बिहार की जनता की आजादी का समय वो आ चुका है और बिहार की जनता ने महागठबंधन के साथ जाने का वादा कर चुका है। क्योंकि मुद्दा है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे के साथ पूर्णतः बिहार के एक एक जनता जब जन सैलाब की तरह जब सड़कों पे उतरती है तो कहीं ना कहीं यह नारा चरितार्थ होता है कि इस बार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का जो है वो मजा नहीं चलेगा, इस बार जनता का ही दरबार होगा और जनता की ही सरकार होगी। तो ऐसी स्थितियों के साथ बिहार की जनता पूरे उत्साह के साथ महागठबंधन की ओर मुख करते हुए और बिहार की जनता का जो हकमारी हुआ है उस हकमारी को अपने वजूद के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, नल के लिए और जल के लिए, उस लड़ाई के लिए सड़कों पर अपने मतदान के थ्रू कहीं ना कहीं चुनाव की इस रणचंडी में नीतीश कुमार जी की जो भूमिका रही है विगत 20 सालों से, उसकी आहुति देगी बिहार की जनता। जी नीतीश कुमार आप लोगों के साथ भी रह चुके हैं, अभी रविकांत जी हमारे साथ में जुड़े, उनका कहना है कि नीतीश बाबू के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, वो परिणाम के बाद में कहीं पे भी जा सकते हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं दिखाई देंगी आपको भी? अभी नीतीश कोई बाबू आप लोगों के साथ भी आ संभावनाएं नहीं सकते है हैं, कुछ उम्मीद पूर्णतः। है? जैसे कि आप देखेंगे कि एक समय आया था जब बिहार में नीतीश कुमार जी को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीधे तौर पे कहा था कि सभी दरवाजे बंद हैं। उसी तरीके से कहीं न कहीं यहाँ भी महागठबंधन के समन्वय समिति के जो अध्यक्ष हैं तेज प्रताप जी ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि उनकी कोई आशा, उम्मीद और कोई किरण नहीं नजर आती, क्योंकि बिहार की जनता जो 20 साल से छलावे में जी रही है, हुकूमत किसी की हो ना हो, सरकार इनकी होनी चाहिए, इस माइंडेड के अलावा बिहार की जनता ने अपना माइंडेड दे चुका है। राज छवि जी आप हमारे साथ रहिए, राज छवि जी आप हमारे साथ में बने रहिए, आप आउट मत होइएगा। हमारे साथ मुकेश नंदन जी भाजपा से जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, ये सेलिब्रेशन है डेमोक्रेसी का, इसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? पहला रिएक्शन चाहूंगा इस पे मैं आपका। देखिए, जैसा कि अपेक्षा थी कि बिहार में चुनाव जो है वो सबसे सही समय यही होगा कि जब लोग छुट्टी का समय, सारे त्योहारों से जब छुट्टी हो जाएगी उनकी, क्योंकि छठ पूजा जो है वो बहुत बड़ा त्योहार होता है, तो स्वाभाविक तक दीपावली छठ पूजा के बाद जो है जो तिथि आई है वो निश्चित तौर पे बिहार की जनता के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक और स्वीकार करने योग्य है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो मतदान का प्रतिशत अन्य राज्यों के मुकाबले थोड़ा कम रहता है, इस नई तिथि में और चुनाव आयोग का जो प्रयास है उससे इस बार मतदान का प्रतिशत निश्चित तौर से बिहार में बढ़ेगा। पिछली बार 58 पॉइंट कुछ परसेंटेज था, इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा परसेंटेज होगी? निश्चित तौर से 75 से 80% के बीच में जो है इस बार चुनाव का जो है पोलिंग परसेंटेज रहना चाहिए, ऐसी हम लोग की अपेक्षा है। क्योंकि बिहार में बहुत सारे जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, छठ पूजा के टाइम में वो निश्चित तौर पर जो है वो बिहार उनका आगमन होता है बड़ी संख्या में, तो वो लोग जब रहेंगे तो 6 तारीख और 11 तारीख को उनका जो है नवंबर का डेट जो है वो उनको सूट करेगा और अपना मतदान करके ही जो है बिहार से बाहर जाएंगे। आपने एक बड़ी बात कही है कि ऐसी डेट चुनी गई है जिसके जरिए, क्योंकि जो व्यक्ति बिहार में लोग कहीं पे भी रहे लेकिन छठ पूजा के लिए जरूर लौटते हैं और छठ पूजा के बाद ही चुनाव होगा, तो आप सही कह रहे हैं कि उससे एक उम्मीद की जा सकती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। आप जुड़े उससे पहले हमारे साथ में वंदना जी जुड़ी हुई हैं, छवि राज जी हमारे साथ फोन लाइन पे, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है। इनका यह कहना है कि समग्र विकास बिहार का नहीं हो पाया, इस वजह से आपसे लोग किनारा कर रहे हैं, ये दावा है जन स्वराज पार्टी का भी और महागठबंधन का भी। देखिए, जहां तक विकास का सवाल है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन बिहार का विकास पीछे 2-3 कारणों से नहीं हो पाया था। उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज का समय था, और दूसरा जो केंद्र सरकार है उसका जो है सहयोग बिहार को बहुत अच्छा नहीं मिलता था। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि बिहार लगातार पहले के मुकाबले बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। उसमें 2 सबसे बड़ा कारण है, एक है लॉ एंड ऑर्डर, जो बिहार का जो जंगल राज की छवि थी वो हम लोगों ने उसको मंगल राज में जो है सुशासन जो है लगभग 20 वर्षों में लगातार बिहार का जो है वो प्रशासनिक ढांचा जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहा है। और दूसरा अभी जो केंद्र सरकार की जो सहयोग है
जो पीछे की सरकारों को नहीं मिलता रहा है। अब एक डाटा के हिसाब से योगेंद्र जी देख लीजिएगा, 2004 से लेके 2014 तक में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ का जो है वो सहयोग राशि जो फंड के रूप में जो है वो बिहार के विकास के लिए दिया था। और वहीं आप 2014 के बाद से लेके 2025 तक में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार की जो है वो बिहार के विकास के लिए जो है वो आया है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि केंद्र मुकेश जी समय कम है, एक सवाल वंदना जी कुछ लेना चाह रही हैं आपसे। जी वंदना जी। जी सर, मुकेश जी जो अभी कह रहे हैं जंगल राज से मंगल राज, वो मंगल राज दिख नहीं रहा है सर। मैं यही की पली बड़ी यही की बेटी हूँ, तो 40 साल तो हमारी भी उम्र है। हमने भी करीब बहुत सारे दल को देखा है। देखिए मौखिक बात, मैंने आपको नहीं टोका, मैं आपको सुन रही थी आराम से, आप भी सुन लीजिए। वो मंगल राज हमें कहीं नहीं दिख रहा है। आपने शराबबंदी की और उस शराबबंदी का असर यह है कि ब्लैक में शराब मिल रहा है। अभी भी पूर्णिया और कस्बा इलाके में पूरे के पूरे जीप पकड़ाया, 2 जीप पकड़ाया और 3 होनहार बच्चे, 2 बच्चियों की मौत हो गई और 1 बच्चा घायल है। और उसमें इल्लीगल शराब ही थे। और आप गांव का रिपोर्ट कर लीजिए, पूरे के पूरे गांव में इल्लीगल शराब की बिक्री किस तरीके से हो रही है और बच्चे किस तरह से नशा की गिरफ्त में हैं। वंदना जी आप कहीं दिख नहीं रहा है सर। वंदना जी आपके और ऋषि राज जी, राज छवि जी एक सवाल आप भी ले सकते हैं, क्योंकि मुकेश जी से बात करके मुझे वाइंड अप करना है, समय हो रहा है। राज छवि जी आप सुन पा रहे थे, एक सवाल ले सकते हैं आप मुकेश जी से। देखिए मुद्दा है कि जंगल राज की बातें जो आज के डेट में अगर कोई कहता है, वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक पार्टियों को इस बात के लिए समझना होगा कि 20 साल से आप सत्ता पे काबिज है और बिहार की जनता ने भरपूर सहयोग किया है। और जहां तक एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी को बहुमत देकर के सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पर बिठाया है, उसके बावजूद अगर आपको 20 साल बाद जाकर के और पीछे जाकर के इन बातों पर डराने की कोशिश है, तो आपको याद करना होगा सन 2005 का वो दौर, जिस वक्त बच्चा आया था इस धरती पे। आज वो 20 साल का हो चुका है और बिहार को अपनी निगाहों से देख चुका है। और युवा नेतृत्व के हाथ में यह देश है और युवाओं के हाथ में इस देश को बदलने की जिम्मेवारी है। और वो युवा इस बात को समझता है कि महज जंगल राज कह के आप बरगला नहीं सकते। जी योगेंद्र जी, चलिए मैं उन्हीं से जोड़ कर कह रही हूँ, जिस विकास जन्म हुआ था उस समय बच्चे का जन्म जो है ना वो सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ होगा, लेकिन आज जो बच्चे का जन्म हो रहा है ना वो सरकार के अस्पताल में वो जो है ना, तो उस समय अस्पतालों की स्थिति और आज अनियमितता को ढकने की कोशिश ना करें। एक तरफ केंद्र सरकार से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इतना दे दूं उतना दे दूं, 2000 करोड़ और 5000 करोड़। दूसरी तरफ सरकार वित्तीय अनियमितता में शामिल है और हिसाब तक दे नहीं पाती है। इसलिए अनर्गल बातों को कह करके बिहार की जनता को छलने की कोशिश बिल्कुल न करें। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, मैं फिर किसी दिन जोड़ेंगे, क्योंकि बिहार पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और हमारे जो अतिथि हैं सारे विकास, देखिए विकास को लेकर जब आंकड़ों से तुलना कीजिए, देखिए दूसरे का आंकड़े क्या थे और हमारे क्या आंकड़े थे, कभी दोनों को सामने रख के तुलना कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा नहीं आती है, खून का गिरना नहीं आता है। जो बिहार में है तो मेदांता जैसी अस्पतालों का ये व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। 6 लाख वो परिवार जो है वो जो उस दिन हम विकास के आंकड़ों पे ही चर्चा करेंगे, उस दिन हम विकास के आंकड़ों पे चर्चा करेंगे। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए खास खबर में बिहार की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पाला भी उसी तरह से दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में एक कदम तो चलिए जिसका पूरा हो चुका है कि तारीखों का ऐलान कब होगा वो हो चुका है। तो अब सबके की राजनीतिक दलों के पिटारों से प्रत्याशियों की सूची किस तरह से आएगी, अब सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं। तो चलिए चलते चलते हम जरूर कहेंगे 6 और 11 तारीख को आप लोग रिजर्व कर लीजिए, वोट जरूर डालिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।